मेरे शादी के 4 साल हो गए थे। तो मैं डॉक्टर विजिट किया था 2 बार। तो मुझे पता चला कि मेरा जो एमएच लेवल है वो बहुत लो हो गया है, 0.2। तो हम दोनों कॉमनली ये बात करेंगे, आपको अटेंटिव रहना है। कुछ ऐसे पर्सन्स के रिजल्ट्स भी लेंगे जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस यहाँ पे आके अपने आप को ये प्रूव किया है कि जो प्रॉब्लम थी उससे हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि सर ने बोला ना कि फीमेल को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो फीमेल के साथ उतने रीज़न भी है। कैसे? क्योंकि पीरियड इरेगुलर, मतलब पीरियड साइकिल स्टार्ट कब से हो जाता है, हम कब से नज़र रखते हैं एक लड़की पर कि इसको बाद में जाकर के प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। तो पीरियड जब स्टार्ट होता है ना, तभी से ध्यान रखना चालू कर देते हैं, क्योंकि एक सिग्नल मिल जाता है वहां से, सिम्टम हमको समझ में आने लगते हैं तभी से कि एक बच्ची के साथ में क्या सिचुएशन फ्यूचर में हो सकती है। तो जब कभी किसी लड़की को पीरियड आता है और उसका पीरियड साइकिल इरेगुलर हुआ, तभी समझ जाते हैं कि थोड़ा इशू तो है। पर वहां हमको ये समझना है कि थोड़ा सा रिदम सेट होने में टाइम लगता है। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसी बच्ची को लेकर, तो थोड़ा सा 1-2 महीने का हमको टाइम देना होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली कैसे समझ में आती है कि कोई पर्सन, मतलब कोई कपल इनफर्टिलिटी के शिकार है। तो इसमें क्या होता है कि अगर 1 साल तक कोई कपल माँ बाप नहीं बन पाते साथ में रहने के बावजूद भी, माँ बाप बनना चाहते लेकिन माँ बाप नहीं बन पाते, तब जाकर के डॉक्टर मतलब ये बोलते हैं कि इनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है ना। और उसके साथ साथ देखा जाता है कि फिर लड़की के में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर कुछ कॉजेस हम देखें, पहले तो सिम्टम पे जाएंगे कि अगर शुरू से किसी का पीरियड साइकिल इरेगुलर रहा और वो घर वालों को भी पता होता, शादी के बाद में भी सास नजर रखती है थोड़ा बहुत, तो आपने भी फील किया होगा क्योंकि ये सब चीजें ओपनली होती है घर में, है ना। फीमेल पे नजर रखती है कि इसका सब कुछ सही है कि नहीं है। तो अगर किसी फीमेल को पीरियड इरेगुलर हुए तो समझ जाते हैं पहले कि हाँ भाई ये माँ नहीं बन सकती, इसके पीछे के कारण क्या है। अब तो कारण में जब हम जाते हैं ना, तो मैक्सिमम लड़कियां जो अभी जो हम देख रहे हैं पीसीओडी का शिकार हम शुरू से देखते हैं, कई बार उनके पीरियड इरेगुलर शुरू से हैं, तो लास्ट में वो बढ़ते बढ़ते अगर हमने शुरू में इलाज नहीं कराया, शादी के बाद भी वो देखने को मिलेगा। तो पीसीओडी जो है वो एक कारण है इसका कि इनफर्टिलिटी रहेगी उस फीमेल में। दूसरा कि अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी है ना, बहुत ज्यादा वजन ज्यादा है, या किसी का वजन बहुत कम है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आप देखिएगा जिनका वजन ज्यादा है उनको भी पीरियड रेगुलर अच्छे से नहीं आ पाते, दिक्कत होती है थोड़ी सी। और जिनका कम है बहुत, पीसीओडी का प्रॉब्लम उनको भी रहता है। तो अगर हम हेल्दी वेट में नहीं है तो भी कहीं ना कहीं हम इस प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तीसरा कि पीसीओडी हो गया, ये हो गया हार्मोनल इम्बेलेंस। कौन कौन से हार्मोन अफेक्ट करते हैं, तो थायराइड हार्मोन एक ऐसा है कि जिससे पीरियड साइकिल अफेक्ट होता है। तो इसमें बहुत सारे फीमेल अभी हम देखते हैं ना, कई बार कि थायराइड हो जाता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। हाँ, तो अगर इनफर्टिलिटी हम बोले ना, तो इनफर्टिलिटी एक बार का इशू नहीं है। आप हम कई बार देख रहे हैं ऐसा कि एक बार तो माँ बन गई, सेकेंड टाइम इनफर्टिलिटी भी देखने में आ रही, मतलब एक बार तो माँ बन गए, दूसरी बार बनने में दिक्कत हो रहा है। और ये भी क्यों? क्योंकि थायराइड हो गया, अब वो रिवर्स नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें जो हैं, और कई बार हम देखते हैं कि रीजन जो है अनएक्सप्लेन्ड की बात किया था सर ने, है ना। अनएक्सप्लेन्ड में कौन सा होता है? अगर फेलिपियन ट्यूब का ब्लॉकेज तो बता देते हैं, ब्लॉकेज रिमूव भी होता है, ऑपरेशन करवाते हैं, उसके बावजूद भी अगर लेडी माँ नहीं बन पाती तो उसको अनएक्सप्लेन्ड का नाम दे दिया जाता है। तो हम इन सारी चीजों की कि ये रीजन क्यों होते हैं हमारे साथ, उस पर भी बात करने वाले हैं अभी। एक्चुअली दो है ना, फीमेल के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे दो चीजें जो विद्या मैडम ने बताया ना, सबसे पहली चीज, जब अर्ली एज पे पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए जो हम मेडिसिन खाते हैं, पता है वो कौन सी होती है? बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है। अब बर्थ कंट्रोल पिल्स मतलब बच्चा पैदा ना हो इसलिए कि जो दवाइयाँ दी जाती है, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में चलेंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं चलेंगे। हम सिंपल पर्सन है ना, एग्री करते हैं, तो एकदम सिंपल चलने वाले, ठीक है। तो बच्चा पैदा ना हो उसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती है, वो दवाइयाँ पीसीओडी पीसीओएस के लिए दी जाती है, और अर्ली एज पे ये दी जा रही है, बहुत लंबे समय तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत लंबे समय तक दी जा रही है। तो क्या लगता है आपको, उस लड़की को जब शादी हो जाएगी उसके बाद कैपेसिटी रहेगी माँ बनने की? कितनी रहेगी? हाँ, लॉजिकली हम सोच सकते हैं ना, उसी चीज के लिए हमने ट्रीट किया है। ठीक। अब दूसरी चीज बोला था मैडम ने, फिलिपिन ट्यूब की बात।
और फिलिपिन ट्यूब में जो एग होल्डिंग होता है वो क्यों होता है? किसी भी चीज को हम होल्ड करते हैं, वो कैपेसिटी कहाँ से आती है? हमारी मसल स्ट्रेंथ से, है ना, मसल स्ट्रेंथ से। और जब हम फिलिपिन ट्यूब में देखते हैं तो क्या चेक करते हैं जनरली? वो कहाँ ब्लॉकेज है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है एग होल्डिंग की, उसके लिए कुछ चेकअप करते हैं क्या? अगर उसके लिए चेकअप नहीं करते तो पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो जब मसल स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है, एग होल्डिंग प्रॉपर नहीं है, तो आपने देखा होगा कई बार सारी चीजें नॉर्मल है, मिसकैरेज भी बहुत सारे हो जाते हैं वहाँ, और कई बार हम नहीं हो पाते फर्टाइल। तो ये देखा ना, कई सारे पीसीओडी वाली जो लड़कियां रहती हैं उनके थोड़े से बाल निकल आते हैं। आप देखिएगा अपने आसपास, आपने देखा भी होगा, पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाल निकल आ रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम जो एक मेल को होते हैं वो सिम्टम उस गर्ल्स में दिखाई देने लगते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, मतलब एक लड़के को जो जो सिम्टम आ रहे हैं उस लड़की को आएंगे। एएमएच अभी अभी जो टेस्ट हो रहे हैं, अभी अगर देखा जाए ना, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सिस्ट, मतलब एक ओवरी किस तरीके से सिस्ट जब बनते हैं तो बहुत सारे फॉलिकल जो है वो सिस्ट के रूप में वहां दिखना चालू हो जाते हैं। एक हेल्दी ओवरी और अनहेल्दी ओवरी में हम अंतर देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छे से बड़ा हुआ और बाहर निकल गया, वो एक हेल्दी काम हो रहा है शरीर के अंदर, है ना। ओवरी बहुत अच्छे से निकाल पा रही है उस एग को। लेकिन अगर फॉलिकल बड़ा नहीं हुआ अच्छे से और वो वहीं पर चिपका हुआ है तो वो सिस्ट के रूप में दिखाई देता है। मतलब जितने भी सिस्ट हमारी ओवरी में रहते हैं वो क्या रहते हैं? प्री मेच्योर एग ही है वो एक्चुअली, तो वो दिखाई देते हैं। और ऐसा ही एक और टेस्ट होने लगा है अभी, जिससे हम डर रहे हैं। मैक्सिमम फीमेल्स जब भी इनफर्टिलिटी के हम टेस्ट चेकअप के लिए जाते हैं, हमारा एक और टेस्ट होता है, वो है एएमएच लेवल। जब एक लड़की अपनी माँ के पेट में होती है ना, तभी उसके एग डिसाइड हो जाते हैं। लगभग 5 मिलियन एग रहते हैं तब उसके अंदर, पर जब वो अपनी माँ के अंदर से बाहर आती, इस दुनिया में आती, तो लगभग 1 मिलियन एग रहते हैं। अब ये एग की क्वांटिटी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होती है। मतलब जब पीरियड साइकिल आते हैं तब 5 लाख के लगभग रहता है। तो ये जो एएमएच लेवल है, इसका कनेक्शन टोटल एग के नंबर से रहता है। जैसे जैसे आपके एग कम होंगे, आपका एएमएच लेवल भी कम होगा। इसीलिए जितनी ज्यादा एज होती जाती है एएमएच लेवल कम होते जाता है। लेकिन एएमएच लेवल जो है उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक चीज नहीं बताता, वो बताता है एग की क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं। आपको क्या लगता है बच्चा पैदा करने के लिए कितने एग लगते हैं, है ना? अगर ज्यादा एग भी है पर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, तो क्या हम बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? तो एएमएच लेवल क्वांटिटी को बताता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे एग होते हैं ना, उनसे प्रोड्यूस होता है वो हार्मोन जो शो करता है एएमएच को। और कई बार आपको क्या लगता है, हार्मोनल इम्बेलेंस का इशू हमको दूसरे हार्मोन के साथ हो सकता है। हमारे अंदर ग्लैंड तो है पर्याप्त, पर वो सीक्रेट नहीं कर पा रही, क्योंकि हार्मोनल इम्बेलेंस ही क्रिएट हो गया अंदर। जितना एग नहीं बनने के लिए फीमेल परेशान होती है ना, ये एएमएच लेवल सुन के ना उतना ही परेशान होती है आजकल, पता है। तो ऐसे कोई पर्सन है क्या, ऐसे कोई फीमेल है क्या जिनको डॉक्टर ने बोला था आपका एएमएच बहुत कम है ना, तो फर्टिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बट अब यहाँ पे जब आपने लाइफस्टाइल इंप्रूव किया, आपने खान पान इंप्रूव किया, आपने अपने आप को बेहतर किया, थॉट प्रोसेस अच्छी किया, कोच के कांटेक्ट में आए, क्लास में प्रॉपर बैठ रहे हैं, इन सारी चीजों ने आपको एक वैल्यू दिया और अभी इसमें थोड़ा सी सफलता हाथ लगी है। ऐसे कोई पर्सन है? हेमलता मैम ने हैंड रेस किया है, पर सबका है। ओके, हेमलता मैम का वर्चुअल भी है और फिजिकल भी हैंड रेस है। तो हेमलता मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। सर गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं यहाँ प्रेगनेंसी कंसीव के लिए ही आई थी। असल में मेरे शादी के 4 साल हो गए थे, तो मैं डॉक्टर विजिट किया था 2 बार। तो मुझे पता चला कि मेरा जो एमएच लेवल है वो बहुत लो हो गया है, 0.2। और उसके बाद में पीसीओडी की समस्या, पीरियड खुल के नहीं आते थे। हर महीने जरूर आते थे लेकिन खुल के नहीं आते थे। और मेरी वजन भी बहुत ज़्यादा थी, मुझे पता नहीं था कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा है करके। तो ऐसे 67 वजन था मेरा। तो मैंने इस कमेटी में आके 12 केजी वजन कम किया है। और सिस्ट की समस्या थी ओवरी में, और बच्चादानी में गांठें थी, वो मुझे भी पता नहीं था। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद ये सब चीज़ मुझे पता चला और मैं यहाँ पर आके कंसीव किया 5 महीने में। और कहना चाहिए यहाँ पर आके मैंने पूरे
कोच के गाइडेंस में आके मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक किया और प्रेगनेंसी का सिंह किया। अभी 8वां महीना चल रहा है मेरा। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। और बाद में जैसे कि आपने बोला कि एएमएच लेवल आपका पहले लो था, उसके बाद भी टेस्ट कराया था आपने कम्युनिटी में आने के बाद भी? नहीं, एमएच लेवल मैंने चेक नहीं करवाया था मैम उसमें। मैंने पुराने रिपोर्ट के हिसाब से काम किया था उसमें, चेक ही नहीं करवाया मैम। तो देखिए कहीं ना कहीं मैडम ने आकर के यहाँ पे कितनी सारे प्रॉब्लम सबसे बताए। पहले तो हेमलता मैम थैंक यू, आपने यहाँ इतना जबरदस्त मैसेज दिया, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस के लिए आपको बहुत सारे हार्ट थैंक यू मैम। देखिए मैडम आए तो उन्होंने एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स बताए अपने, जहाँ से शो होता है कि इनफर्टिलिटी का इशू है क्या। और मल्टीपल प्रॉब्लम्स में रहते हुए भी स्टार्ट करने के बाद उनको इतना बेस्ट रिजल्ट आया कि 5 मंथ में ही उन्होंने कंसीव कर लिया। तो यहाँ और एक जबरदस्त चीज मैं शेयर करूं, मैडम ने बताया दोबारा एएमएच चेक भी नहीं कराया। मतलब उनको जो अंदर से जो फीलिंग आ रही थी ना, और कोच का साथ था, क्लास का साथ था, इतना कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल डेफिनेटली सब होने वाला है और सारा बेहतर हो गया।